मयूरी अब रितिका के पास जाकर उसे सब बताती है। और तभी, ये तो क्या बोल रही है मयूरी? तू मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? भला मैं तुझे खराब मेकअप सेट क्यों दूंगी? मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तेरा मजाक उड़े। तो फिर वो हमारी कॉलेज की लड़कियां ऐसे क्यों बोल रही थी? उसने तो ये भी कहा मुझसे कि उसने तुझे वो दो दो मेकअप सेट लाए हुए देखा है, और अच्छा वाला तूने अपने पास रख लिया और खराब वाला मुझे दे दिया। हे भगवान! क्या तू भी मयूरी, तू उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकती है? दिमाग ठिकाने पर तो है ना तेरा? लेकिन वो तो यही कह रही थी। देख मयूरी, पहले भी उसने तुझे भड़काने की कोशिश की है। अरे वो और उसकी बातें दोनों बुरे हैं, और ये बात तुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी तूने उसकी कई बातों को सच मानकर अपने आप को उदास कर लिया। ये तो गलत है ना मयूरी? और तू ही बता, तूने देखा है क्या मुझे दो दो मेकअप सेट लाते हुए? जिस मेकअप से मैंने मेकअप किया है, वही मेकअप सेट मैंने तुझे भी दिया है। बात तो सही है, मैंने खुद की आंखों से तो नहीं देखा। माफ करना रितिका, मैंने उन लड़कियों के कारण तुझ पर शक किया, और ना जाने तेरे बारे में क्या क्या सोचा। अरे कोई बात नहीं बाबा, अब उसने तुझे भड़काया ही उसी तरह से था कि तुझे चाहकर भी मुझ पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। लेकिन इस बात से एक सबक सीख लेना, और उनके साथ आगे सोच समझ कर रहना। किसी पर भी शक करने से पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए, और फिर उसी के बाद रिएक्ट होना चाहिए। मैं समझ गई रितिका, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और अभी मैं उस नालायक लड़की से लड़कर आती हूँ। उसने तेरे बारे में इतना गलत बोलने की हिम्मत भी कैसे की? उसे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे जाने देना मयूरी, ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। उनसे लड़ने झगड़ने में अपना कीमती समय और ताकत वेस्ट नहीं करनी चाहिए। भगवान जी ऊपर सबका हिसाब किताब करने के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए तू ज्यादा लोड मत ले। वो भी है। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। फिर एक दिन खाना खाते समय, अरे रितिका बेटा, मैं और तुम्हारी माँ यही चाहते हैं कि अब तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या? हाँ बेटा, और इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है भला? अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो चली है, और बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा मास्टर्स भी खत्म हो जाएगा। पर पापा, हमें तो अभी जॉब करनी है। लाइफ के कुछ पल जीने हैं पापा, और शादी के बाद तो ये सब करने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ पापा, हाँ प्लीज बाकी लड़कियों के पापा की तरह मत बनिए। हमें अपनी खुशियाँ जी भर कर जीने दीजिए। फिर उसके बाद तो हमें शादी करनी ही है ना। भला इन सब से कौन बच पाया है? लेकिन अभी शादी मत कराइए ना। अरे चुप कर पागल, कुछ भी कहती रहती है। अरे शादी के बाद तो असल जीवन शुरू होता है। अगर शादी अच्छे से निभाई जाए तो वो एक बहुत ही सुंदर और पवित्र रिश्ता होता है। सीरियसली? ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, वरना तुझे ही मैं झाड़ू से झाड़ दूंगी। अब जो करना है शादी के बाद ही करना। इस उम्र में अगर तुम अपनी खुशियों को जीने का और जॉब करने का समय लेती रहोगी तो 30 उम्र तक इंतजार करना होगा, और तब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप हमारी बात मान लेना, और हम जहाँ शादी कराएंगे वहां कर लेना। पर माँ, मैं समझ सकता हूँ बेटा कि तुम दोनों को इस बात का डर है कि शादी के बाद तुम दोनों के ससुराल वाले तुम्हें जॉब करने देंगे या नहीं, और तुम अपनी लाइफ खुशी से जियोगी या नहीं। कहीं बंद कमरे में रहकर काम ही ना करना पड़े। लेकिन घबराओ मत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पंडित जी को बोलकर रखा है कि मेरी बेटियों के लिए ऐसे घर के रिश्ते ही लाना जो लोग स्वभाव से तो भले ही पुराने हों, लेकिन उनकी सोच नई और सही हो। तब तो ठीक है पापा। हाँ पापा, 1 मिनट के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। लेकिन रितिका बेटा, ये सब करने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तू कहीं किसी लड़के से प्यार तो नहीं करती ना? वो क्या कहते हैं? हाँ, कहीं तेरा किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? देख बेटा, घबराना मत।
तू बेझिझक होकर ये सब मेरे साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती तुझे किसी के भी गले बांध दे। तू हमारी बेटी है और तेरी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तेरा अफेयर चल रहा है तो हम उस लड़के को ठीक से देखेंगे, परखेंगे उसे, उसके बैकग्राउंड को भी अच्छे से चेक करेंगे। फिर उसके बाद ही तेरा और उसका रिश्ता पक्का होगा। वरना हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम दोनों को हम गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। फिक्र मत कीजिए माँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं सिंगल ही हूँ पापा। और अगर आप कह ही रहे हो कि आप हमारी शादी अच्छे घराने में ही कराओगे, जहाँ के लोग हमें अपने सपने साकार करने से नहीं रोकेंगे, तो हम बिना किसी टेंशन के आंख बंद करके रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। क्यों मयूरी, सही कहा ना मैंने? हाँ रितिका, वैसे पापा, इस पगली को भी पूछ लीजिए कि बाहर कहीं इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना। अरे चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। और नहीं तो क्या। अरे इससे क्या पूछना, हमें पहले से ही पता है कि इसका कोई अफेयर नहीं हो सकता। अरे इसे कोई क्यों ही पसंद करेगा, अब इसका रंग ही इतना सांवला है। वही तो, हमें तो केवल तेरी चिंता है, क्योंकि तू इतनी सुंदर है ना, इसीलिए। आप दोनों को मैंने पहले भी कहा है ना कि आप मयूरी के विषय में ऐसी बात मत कीजिए। अब ये सावली है तो क्या हुआ, क्या ये सुंदर नहीं है? और अगर नए नक्श देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुंदर तो यही है। मैं तो बस कोरी हूँ, बाकी फेस कट, बाल, फिगर हर तरह से यही सुंदर है। सावले होने में कोई बुराई नहीं है पापा, वो भी एक खूबसूरती की निशानी ही है। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर हमारे कहने का मतलब तो बस यही था। आपके कहने का मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना है आपसे कि हमारी मयूरी किसी से कम नहीं है। इसीलिए प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अरे जाने देना रितिका, कोई बात नहीं। अब ये दोनों हमारे माता पिता ही तो हैं, और इनका कहा मुझे बुरा नहीं लगता। जब देखो तब इसकी माँ बनने आ जाती है। अरे हमारी बेटी है और हम इसके बारे में गलत नहीं बोल रहे। जाहिर सी बात है, तू ज्यादा गोरी है और ये सावली है, तो इसका मतलब यही है ना कि अगर किसी का अफेयर हो सकता है तो वो तेरा ही हो सकता है, ना कि इसका। अब तेरी ही सोच ऐसी है, लेकिन बाकी लोगों की सोच तेरी जैसी नहीं होती। उन्हें तो बस सुंदरता ही दिखाई देती है। खैर, अब बाहर तेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम पंडित जी को जाकर साफ साफ बोल सकते हैं कि तुम दोनों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दे। अब दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया जाता है। वही कुछ दिनों के बाद दोनों अपना मास्टर्स कंप्लीट कर देती हैं और रितिका उसमें टॉप करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे नंबर 1 आए देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब तो बस जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर उसके बाद तो मेरी सारी चिंताएं कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैं और मयूरी आपके लिए चिंता है? अरे नहीं रे बाबा, हर बात का गलत मतलब निकालने की बीमारी है क्या तुझे? अरे जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे समझ आएगा कि जब एक माँ अपने बच्चों की शादी कराती है तब उसे कितना हल्का महसूस होता है, क्योंकि तभी जाकर बच्चे असल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही। फिर अगले दिन रितिका अपने दोस्तों के साथ मास्टर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन करने जा रही होती है। अरे माँ, ये मयूरी कहाँ पर है? वो मैंने चक्की पर उसे आटा पिसवाने भेजा है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन आप उसे आते ही कह देना कि 7 बजे तक सनशाइन मॉल पहुंच जाए। वहां मैं और मेरे दोस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं उन्हें आज एक छोटी सी पार्टी दे रही हूँ मास्टर्स कंप्लीट करके टॉप करने की। और ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इस खुशी का हिस्सा मयूरी भी बने। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे ही वो आएगी ना,
मैं उसे झट से बता दूंगी। संभल कर जाना हो और जल्दी वापस आ जाना। ज्यादा लेट मत करना दोनों बहनें। अब तो हम सीधे कल सुबह ही आएंगे। बाय। थप्पड़ खाएगी, पागल कही की। बस कुछ दिन और, फिर ये घर सूना हो जाएगा। मेरी दोनों बेटियां विदा हो जाएगी। ऐसा उसूल है ये दुनिया का। केवल लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर जाना पड़ता है। और इसीलिए मुझे अपनी बेटियों के साथ अब बचे हुए सारे दिन खुशी से बिताने हैं। फिर उसके बाद तो वो यहाँ पर बस छुट्टियां मनाने ही आएगी, वो भी किसी परायों की तरह। रितिका मॉल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मयूरी चक्की से वापस घर लौटती है, तभी सुनीता सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका और उसके दोस्त मॉल में मयूरी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देख रितिका, तूने हमारे कॉलेज में टॉप किया है ना, तो इसी खुशी में मैंने अपने हाथों से ये केक तेरे लिए बनाया है ना एकदम बढ़िया। वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच। पर ये मयूरी कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। रितिका, क्या तूने सच में आंटी को इन्फॉर्म किया था? अरे हाँ बाबा, अब मैं बुरी थोड़ी ना हूँ जो मेरी याददाश्त कमजोर हो जाए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने निकलते समय ही माँ को बोला था कि मयूरी को आते ही बोल देना, ताकि वो समय से मॉल पहुंच जाए। अच्छा, एक काम करना, दोनों को फोन लगा और बात कर ले उनसे। अरे अब तक मैंने दोनों को कितने कॉल किए हैं, लेकिन माँ तो फोन उठा ही नहीं रही और मयूरी का फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा है। अरे यार। रितिका मयूरी का बहुत इंतजार करती है और आखिरकार उस केक को कट करके वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा लेती है। जब मयूरी रितिका की सहेली का स्टेटस देखती है, तभी उसे बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, ये रितिका तो अपनी सहेलियों के साथ गई है और ये लोग साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इस बारे में मुझे इसने कुछ बताया तक नहीं। रितिका ने ये बहुत गलत किया है। आंगन में बैठी मयूरी की बातें बगल के पड़ोसन सुन लेती हैं और वो बीच में बोल पड़ती हैं। माफ करना मयूरी, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोरी बहन रितिका में बहुत घमंड है, वो भी अपनी सुंदरता का, और इसीलिए उसने तुम्हें अपने सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया। देखा ना तुमने, वो हर चीज में तुमसे आगे ही जाना चाहती हैं। तुमने ही प्यार का चश्मा पहना हुआ है। जरा उस चश्मे को उतारो और ठीक से देखो कि कितनी दोगली और शातिर है तुम्हारी बहन। क्या? और नहीं तो क्या, बस तुम्हारे ही मन में उसके लिए अच्छाई है, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में सोचती तक नहीं। तुम्हें उसके दोस्तों के साथ ले जाते हुए उसे शर्म आती होगी। याद है ना वो पार्टी? उसमें उसी के एक फ्रेंड ने तुम्हें उसकी नौकरानी कह दिया था। शायद आप सही कह रही हो। वक्त और हालात के साथ सब बदल जाते हैं। सच में उसमें अब बहुत घमंड आ चुका है, और अब तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप भी किया है। लेकिन उसने अपनी सगी बहन को भूलकर अच्छा नहीं किया। घमंडी कही की। फिर रात में जब रितिका वापस लौटती है, तभी ये देख मयूरी, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट मिठाई लाई हूँ। और कहाँ थी तू? मैंने माँ को बोला भी था कि वो तुझे मॉल पहुंचने के लिए कह दे। लगता है वो सो गई होंगी, इसलिए उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। क्या? इसका मतलब तूने माँ को बताया था कि मैं 7 बजे तक मॉल आ जाऊं? और नहीं तो क्या, अब मेरी खुशियों में तू शामिल ना हो। कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किए? अरे कितने कॉल किए मैंने तुझे? करीबन 20 से 25 कॉल किए होंगे, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। शायद आउट ऑफ नेटवर्क होगा। चेक किया भी है क्या तूने तेरा फोन? क्या? फिर जब मयूरी कॉल हिस्ट्री चेक करती है, तब वो बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, सच में मैंने तो ये सारे कॉल देखे ही नहीं। मेरे फोन के सारे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिए थे। मुझे माफ कर दे रितिका, मैंने उस पड़ोसन की बातों में आकर तेरे बारे में कितना बुरा बुरा सोचा। क्या?
मतलब इस बार भी तुझे गलतफहमी हो गई और तूने पड़ोसन के साथ इस बारे में बात की। ये तूने सही नहीं किया मयूरी। हर बार तू बचकानी हरकतें करके ये उम्मीद करती है कि मैं तुझे समझदार बनकर माफ कर दूंगी, लेकिन अब यह बिल्कुल नहीं होने वाला। अब से प्लीज मुझसे बात मत करना। क्या? लेकिन रितिका, मेरी बात तो सुन रितिका। इस तरह से रितिका गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अमित के आने पर मोनिका उसे खूब सुनाने लगती है। देखिए अमित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपको रश्मि पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मोनिका जी, प्लीज अमित जी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत थी, लेकिन आपने रश्मि को जिस तरह से दुखी किया है वो देखने के बाद तो मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। ये रश्मि भी ना, हमारे झगड़े के बारे में उसे मोनिका को बताने की क्या जरूरत थी। अभी अभी तो मोनिका जी के साथ मेरी अच्छे से बनने लगी थी और उस पागल ने तो वो भी बिगाड़ दिया। देखिए अमित जी, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। रश्मि एक बहुत ही सुंदर लड़की है और वो जो भी पहनावा पहनती है वो उसमें बेहद खूबसूरत दिखती है। वो गांव से जरूर है, लेकिन उसे हर चीज की समझ है। इतनी समझ कि शहर की लड़की भी इसके सामने शांत बैठ जाए। रहने दो मोनिका। नहीं रश्मि, तुम मेरी सिर्फ पड़ोसन नहीं हो, बल्कि मेरी अच्छी सहेली भी बन चुकी हो। और मैं अपनी सहेली के लिए जरूर बोलूंगी, फिर वो चाहे तुम्हारा पति हो, सास हो या कोई और भी क्यों ना हो। और अमित जी, कुर्ती और साड़ियां पहनना रश्मि की पसंद है। अब वो दूसरों या आपके लिए अपनी पसंद को बदलना नहीं चाहती, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। एक पति को अपने पत्नी की खुशियों में खुश रहना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए और आपको भी उससे वैसे ही प्यार करना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए, ना कि उसे बार बार कड़वे ताने कसकर छोटा साबित करना चाहिए। जी मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो अब मेरे सामने झूठ मत कहिए आप। ये बेचारी यहाँ उदास बैठी थी। मेरे कई बार पूछने के बाद ही उसने मुझे ये सब बताया है। आप रश्मि के पहनावे को गवार नाम देते हो, लेकिन असल में तो यही पहनावा सबसे बेहतरीन और सुंदर पहनावा है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बाकी लोग तो बस मॉडर्न कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन रश्मि जैसे कम ही लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रख रहे हैं। इसलिए आपको उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो उस पर नाज होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ मोनिका जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मुझे रश्मि को वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज अमित जी, मुझसे माफी मत मांगिए, और अगर आपको माफी मांगनी ही है तो आप रश्मि से मांगिए। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब अमित को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जितनी इज्जत मैंने मोनिका जी के मन में कमाई थी, अब वो सब खत्म हो गई है, और ये सब उस रश्मि के कारण हुआ है। अब अमित मोनिका की नजरों में अच्छा बनने के लिए रश्मि के साथ प्यार से बर्ताव करने लगता है। अरे रश्मि, इतनी सच सवर कर कहाँ पर जा रही हो? मैं आज अमित और माँ जी के साथ बाहर जा रही हूँ खाने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे वो अभी तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, अब सब ठीक है मोनिका, तुम फिक्र मत करो। चलो अच्छी बात है, फिर जाओ खूब एंजॉय करो। फिर एक दिन, अरे रश्मि, ये लड्डू जो मैंने बनाए हैं वो जाकर मोनिका को दे दे। ये लड्डू उसे बहुत पसंद आएंगे। लेकिन माँ जी, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती ना, तो ये लड्डू उसे देकर वेस्ट हो जाएंगे। जानती हूँ बहू, लेकिन उसका पति तो खाएगा ना, और वो भी तो 10 दिनों में एक बार तो वो खाती ही है ना।
वो क्या कहते हैं उसे? चीट डे करती है ना वो। तो ये लड्डू वो तभी खा लेगी। वैसे भी ये लड्डू काफी लंबे समय तक ताजे और स्वादिष्ट रहेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ठीक है माँ जी, मैं ये लड्डू मोनिका को देकर आती हूँ। उतने में अमित उसे रोक देता है। क्या हुआ अमित? वो दरअसल मुझे तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। ठीक है अमित, मैं अभी बना कर देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। बस ये लड्डू मैं मोनिका को देकर आती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूंगी। अरे यार, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है रश्मि, प्लीज बना दो ना फटाफट। तुम चाहो तो ये डब्बा मैं मोनिका जी को देकर आता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ देकर आओ उसे, तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। रहने दे अमित, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे तू ऑफिस से थक कर आया है तो तू जाकर आराम कर। तेरे नूडल्स बनाने के बाद रश्मि जाकर देकर आएगी उसे डब्बा। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। आज ऑफिस में बहुत कम काम था, इसीलिए मैं अभी भी बहुत फ्रेश हूँ। इसीलिए ये डब्बा मुझे उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अमित वो डब्बा लेकर मोनिका के घर चला जाता है। थैंक यू सो मच अमित जी, मैं और विहान ये लड्डू जरूर खाएंगे। सच में स्वरूपा आंटी बहुत ही स्वीट है। यू आर मोस्ट वेलकम मोनिका जी। बैठिए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। जी ठीक है मोनिका जी, लेकिन ये क्या, आपके हाथ में ये चोट कैसे लग गई? वो सफाई करते करते कांच लग गई, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही लगा है। हे भगवान, मोनिका जी ये क्या करती रहती हो आप? आपको ध्यान देना चाहिए था ना। आप जाकर सेप्टिक इंजेक्शन जरूर लगवाना, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। और आप तो आज काफी कमजोर भी लग रही हो। जी अमित जी, विहान के आने के बाद मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी। फिर मोनिका अमित को जूस बनाकर देती है। अमित जी आप ये जूस पीजिए, तब तक मैं आपके लिए सैंडविच बनाकर लाती हूँ। बस 5 मिनट दीजिए मुझे। अरे नहीं मोनिका जी, आप इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ जाइए और बातें कीजिए मुझसे। अरे नहीं अमित जी, इसमें कैसी दिक्कत? फिर मोनिका रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती है और तभी वहां पर अमित भी आ जाता है। आप रहने दीजिए अमित जी, मैं कर लूंगी ना। नहीं मोनिका जी, आपके हाथ में चोट लगी है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ ना। वैसे खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये ककड़ी और बीटरूट तो मैं काट ही सकता हूँ, उतनी ही आपको मदद भी हो जाएगी। ओफो अमित जी, आप भी ना, मानोगे नहीं। दरअसल मोनिका जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था। उस दिन मैंने रश्मि पर वो काम का गुस्सा उतार दिया, जिस कारण रश्मि को काफी बुरा लगा। लेकिन असल में मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ मोनिका जी, जैसा आप मुझे समझ रही हो। मुझे रश्मि साड़ी और कुर्ती में बहुत पसंद है। वो तो उस दिन बस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम हो गया था और उसी का फ्रस्ट्रेशन रश्मि पर निकल गया। इट्स ओके अमित जी, अब आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हो और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको ऐसा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी नजर में आपकी इज्जत वैसी ही है। इंसान है हम, तो गुस्सा आना जायज है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोलकर उसका दिल ना दुखाए, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा उतारकर कुछ नहीं मिलता सिवाय एक्स्ट्रा टेंशन और प्रॉब्लम्स के। जी मोनिका जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही और मैं आपकी इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। उतने में वहां पर विहान आ जाता है और वो अमित को मोनिका के साथ सैंडविच बनाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे विहान भाई, आप आ गए? हाँ अमित, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी मेरे घर की रसोई में? वो दरअसल हुआ यूं कि रश्मि घर पर खाना बनाने में व्यस्त है और उसने कहा कि माँ के हाथ के बने हुए लड्डू यहाँ आकर दे दो, इसलिए मैं ये डब्बा आपको देने चला आया। और तभी मोनिका जी मेरे लिए सैंडविच बनाने लगी। मैंने इन्हें मना किया,
लेकिन फिर भी ये मानने से रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इनके हाथ पर चोट लगी है, तो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि घर की दूसरी चाबी तुम्हारे पास है। हाँ मोनिका, मेरे पास पहले से ही एक दूसरी चाबी है और मैं उसी से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। मुझे लगा कि दूसरी चाबी कहीं खो गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा अमित जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, इसलिए मैं ये सैंडविच अकेले ही बना सकती हूँ। लेकिन मोनिका जी, अरे अमित भाई, क्या अब भी? वो कह रही है ना कि वो बना लेगी, तो चलो आप, हम दोनों हॉल में बैठ जाते हैं। फिर विहान अमित को हॉल में लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद में मोनिका सैंडविचेस बनाकर लाती हैं, जिन्हें खाकर अमित वापस अपने घर चला आता है। और अमित को इतना खुश देखकर स्वरूपा के मन में अजीब ख्याल आते हैं। जब भी ये लड़का मोनिका से मिलता है, इसके चेहरे पर अलग सी खुशी छा जाती है। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा माँ, मैंने उन्हें डब्बा दे दिया, लेकिन अमित बेटा, तुझे इतनी देर कैसे लग गई वहां पर? डब्बा देने गया था या बनाने गया था? तो ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैं उनकी मदद करने लगा था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। फिर विहान भाई आ गए और हम दोनों ने मिलकर सैंडविचेस खाए और ढेर सारी बातें भी की। अरे लेकिन तुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? वो दरअसल मोनिका जी के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की। चलो, अब मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर रश्मि के हाथ के बने मस्त टेस्टी टेस्टी नूडल्स खाऊंगा। इतना कहते हुए अमित वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये लड़का कहीं किसी गलत दिशा में ना चला जाए। फिर कुछ दिनों के बाद जब अमित और रश्मि की शादी की पहली सालगिरह होती है, तभी अमित भाई और रश्मि भाभी, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। आप दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या? इतने बड़े तोहफे की क्या जरूरत थी मोनिका जी? विहान भाई, क्या अब भी? हाँ मोनिका, आप दोनों आए वही बहुत है हमारे लिए। खामखा आप दोनों ने इतनी दिक्कत क्यों ली? अरे नहीं भाभी, इसमें कैसी दिक्कत? चलो बच्चों, अब जल्दी से केक काट लेते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है केक खाने का, तो तुम चारों बाद में गप्पे मार लेना। फिर केक कट करने के बाद अमित सबसे पहला पीस रश्मि को खिलाने की जगह पर वो मोनिका को खिला देता है और उसकी ये हरकत देखकर रश्मि और विहान के साथ साथ स्वरूपा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर पार्टी के बाद जब विहान और मोनिका अपने घर जाते हैं, तभी देखो मोनिका, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना विहान, क्या हुआ? अभी तो सोने का टाइम हो गया है ना, तो तुम्हें इस वक्त ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? देखो मोनिका, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना। मैं तो बस ये चिंता के चलते कह रहा हूँ और मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। ओफो विहान, ठीक है, अब बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है। देखो मोनिका, अमित तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। उसका तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहना, इवन तुम्हें देखने का तरीका भी उसका बहुत अजीब है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है। लेकिन विहान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अमित जी का स्वभाव ही वैसा है। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं है मोनिका, अमित की हरकतें वाकई में बहुत अजीब है और एक पति होने के नाते मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो विहान। मैं समझ सकती हूँ कि एक पति होने के नाते तुम्हें मेरी चिंता होती है, लेकिन ट्रस्ट मी विहान, अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता तो मैं खुद ही समझ जाती ना।
मुझे अमित जी के आसपास रहते हुए कंफर्टेबल महसूस होता है, और अगर मुझे कुछ अजीब लगता तो मैं खुद ही उनसे दूरी बना लेती ना। इसीलिए तुम चिल करो और चलो, अब फ्रेश हो जाओ। मैं हम दोनों के लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती हूँ। लेकिन मोनिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये मोनिका भी ना। फिर अगले दिन क्या हुआ रश्मि? इतनी चिंता में क्यों बैठी है तू यहाँ पर? कुछ नहीं माँ जी, वो बस। सब समझ रही हूँ मैं बेटा। कल रात को पार्टी में अमित ने तुम्हें पहले केक खिलाने की जगह पर उस मोनिका को केक खिलाया। हाँ माँ जी। देख बेटा, अमित मोनिका की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुका है। ना जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई जो वो निकम्मा ये सारी गलत हरकतें कर रहा है। हाँ माँ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जहां मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के लिए दीवाना हुए जा रहा है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। हम दोनों सास बहू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। क्या? हाँ बेटा, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे माँ जी? देख बेटा, अमित हमेशा से यही चाहता था कि तू भी मोनिका की तरह मॉडर्न कपड़े पहना करे, तो अब से तू वैसे ही कपड़े पहनेगी। इसलिए अब तुझे अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना होगा। लेकिन माँ जी, मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना नहीं पसंद। अमित को सबक सिखाने के लिए मैं उसके इशारों पर नहीं नाचने वाली, और मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर तुझे उसके हिसाब से रहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने मन को मारकर तू ये सब कर, फिर देख अमित कैसे लाइन पर आता है। लेकिन कैसे माँ जी? फिर स्वरूपा रश्मि को सारी चाल समझाती है, जिसके बाद रश्मि अब मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है। और उसे पहली बार स्टाइलिश कपड़ों में देखकर अमित की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। रश्मि, तुमने तो आज मॉडर्न कपड़े पहने हैं। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, या ये सच में हो रहा है? अरे बेवकूफ, हकीकत में पहने हैं उसने कपड़े। सच में? रश्मि, तुम तो इन मॉडर्न कपड़ों में एकदम कमाल की लग रही हो। चलो, देर आए पर दुरुस्त आए। तुम्हें अब समझ आ ही गया कि तुम्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ अमित, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। और हाँ रश्मि, अगर तुम्हें इन मॉडर्न कपड़ों को लेकर कोई सुझाव चाहिए हो तो तुम मोनिका जी से भी पूछ सकती हो। उनकी स्टाइलिंग के आगे तो सब फीका है, इसलिए वो तुम्हें बहुत अच्छे से सजेस्ट कर पाएगी। ठीक है अमित, जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगी। उन मॉडर्न कपड़ों में देखकर अब मोनिका भी हैरान रह जाती है। क्या बात है रश्मि, लेकिन ये अचानक से तुम्हारे पहनावे में इतना बदलाव कैसे आ गया? तुम्हें तो वो साधारण कपड़े पहनना ही बहुत पसंद था ना, तो अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मोनिका, लेकिन अब तो मैं ये सब ट्राई करना चाहती हूँ, और जब तक हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर कौन सी चीज अच्छी लगती है? और रश्मि, ये बात भी सही है। चलो, आज हम दोनों एक सेल्फी खींचते हैं। और सुनो, आज मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो तुम भी मेरे साथ मेरी किट्टी पार्टी अटेंड करना। ठीक है मोनिका, आ जाऊंगी मैं। फिर रश्मि मोनिका के साथ कई जगहों पर घूमती है, और रश्मि का ये बेबाक अवतार देखकर अमित को बड़ी ही हैरानी होने लगती है। ये क्या है रश्मि, रात के 10 बज रहे हैं और तुम अभी वापस आ रही हो? अरे इतनी देर तक बाहर तुम क्या कर रही थी, वो भी इन छोटे कपड़ों में? मैं तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने गई थी अमित, और उसमें क्या होता है अगर मैं देर से आ गई तो? मैं खाना बनाकर गई थी। हाँ अमित, और इसे जाने के लिए मैंने ही कहा था। अरे लेकिन कम से कम आते समय पहनने के लिए कुछ और कपड़े लेकर जाती ना। इन छोटे कपड़ों में इतने दूर दूर तक जाना सही नहीं होता। अरे इसमें क्या होता है, और वैसे भी तू ही तो कहता है ना कि शहर के लोगों को ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए।
बाहर वाले लोग तो तुझे इन कपड़ों में बड़े अच्छे लगते हैं, और जब तेरी घरवाली ने पहनना शुरू कर दिया तो तू अब ऐसी बातें कर रहा है। अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे छोड़ ये सब और उस बेचारी को घर के अंदर आने दे। पार्टी में जाकर वो थक गई होगी। आजा रश्मि बेटा, और फ्रेश होकर मेरे लिए मस्त चाय बना दे। मुझे चाय पीने की बड़ी ही तलब लगी है, वो भी तेरे ही हाथ की, और उसके लिए मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ जी, मैं अभी फ्रेश होकर बनाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चाय पीते हुए दिन भर के मस्त गप्पे मारेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज से तू वो नई नाइटी भी पहनने वाली है ना, जो वो टीवी में हीरोइन पहनती है? हाँ माँ जी, वो नई नाइटीज मैंने खास रात में पहनने के लिए मंगाई है। एकदम स्टाइलिश और कंफर्टेबल है वो। ऐसे ही एक दिन, रश्मि, कल मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो उसने हमें पार्टी में इनवाइट किया है। तो तुम कल कोई सुंदर सा गाउन पहनना, फिर हम दोनों वहां पर साथ में जाएंगे। आई एम रियली सॉरी अमित, लेकिन कल का मैं तुम्हें कुछ फिक्स नहीं बता सकती। फिक्स नहीं बता सकती का क्या मतलब है रश्मि? मतलब ये है कि कल मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है। हम सब ने एक जगह जाने का प्लान भी बनाया है, इसीलिए शायद तुम्हारे साथ में कल बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। कौन से दोस्त और कैसा प्लान? इतने दिनों तक तो तुम घर पर ही पड़ी रहती थी, और अब अचानक से तुम्हारे दोस्त भी आ गए। ऐसे कौन से नए दोस्त बना लिए तुमने? जरा मैं भी तो जानूं। नए दोस्त नहीं अमित, मेरे सारे दोस्त पुराने ही हैं, लेकिन अब फर्क इतना है कि मैं पहले उनसे नहीं मिला करती थी। पहले मैं अपने घर को और अपनी जिम्मेदारियों को खुद से और खुद की खुशियों से आगे रखा करती थी, लेकिन अब मैं उनसे जरूर मिलने जाया करूंगी। और सच कहूं तो दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना बोलकर रश्मि अपना नया वार्डरोब सेट करने में व्यस्त हो जाती है, और उसके ये बदलते हाव भाव अमित को खटकने लगते हैं। फिर अगले दिन वो उसके साथ पार्टी में जाने की जगह पर अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती है। देखा आपने माँ, कैसे पर निकल आए हैं रश्मि के, और ये मॉडर्न कपड़े पहनकर बाहर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने चली जाती हैं। ऊपर से आपको भी क्या हुआ है क्या पता, आप भी उसे कुछ भी नहीं बोलती। अरे मैं क्या बोलूं उसे, वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रही है। कोई नशा कर रही है क्या? चोरी चकारी या किसी के साथ कोई गलत काम कर रही है? नहीं ना, तो फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? पर माँ, देख अमित, ये उसकी जिंदगी है, तो उसे जैसे जीना है उसे वैसे ही जीने दे। वो अपने बहू होने का धर्म ठीक से निभा रही है, उसमें कोई कमी नहीं रख रही वो। और वो कहीं भी जाने से पहले मुझे सब बताकर जाती है, और कुछ भी पहनने से पहले मेरी अनुमति लेती है वो। इसीलिए तू फिक्र मत कर, तेरी माँ बेटी है यहाँ पर। लेकिन एक मिनट, तू तो यही चाहता था ना कि रश्मि गवारों की तरह रहना छोड़ दे और एक मॉडर्न महिला की तरह रहे, तो तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हो। फिर एक रोज रश्मि को उसका दोस्त घर छोड़ने आता है, और ये सब अमित खिड़की से देख लेता है, जिस वजह से उसे काफी इनसिक्योरिटी होती है। वो आदमी कौन था रश्मि, जिसके साथ तुम अभी बाहर घूम कर आ रही हो? अच्छा वो तो मेरा अच्छा दोस्त है अमित, राहुल नाम है उसका। और इतनी रात कहीं मुझे कैब नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए वो मुझे घर तक छोड़ने आ गया। सच में राहुल बहुत ही केयरिंग है। लेकिन रश्मि, और ये लेकिन मत करो अमित, मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए तुमसे यहाँ गप्पे नहीं लड़ा पाऊंगी मैं अब। चलो, गुड नाइट। हाँ, मॉडर्न कपड़े पहनने तक तो ठीक था, लेकिन अब तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल भी जीने लगी है, इसका तो अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, ये कैब ड्राइवर्स भी ना हद करते हैं। अब फिर से राइड कैंसिल हो गई। आधे घंटे में मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, वरना मेरी किट्टी पार्टी शुरू हो जाएगी।
और मेरी सारी सहेलियां मुझ पर नाराज भी हो जाएगी। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। अरे अमित जी, अचानक से आकर तो आपने मुझे डरा ही दिया। सॉरी मोनिका जी, आपको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इट्स ओके अमित जी, लेकिन मैं दूसरी कैब बुक कर दूंगी। आप रहने दीजिए, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसीलिए आप चले जाइए। मैं कैब से चली जाऊंगी। नहीं मोनिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए। पर अमित जी, देखिए मोनिका जी, ऑफिस के लिए मेरे पास एक और घंटा है, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए और चलिए, बैठ जाइए मेरे साथ। अमित के बार बार कहने पर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रास्ते में कल ही मैं रश्मि के साथ बाहर गई थी। उसके दोस्त का जन्मदिन था ना, क्या कहर ढा रही थी रश्मि। कल के बर्थडे इवेंट में तो वो सबसे बेस्ट लग रही थी और सबने उसकी ढेर सारी तारीफें की। आपको तो खुद को लकी मानना चाहिए, क्योंकि आपको रश्मि जैसी बीवी मिली है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगती है। जी मोनिका जी, सही कहा आपने। तो मैडम की हर जगह तारीफें हो रही हैं, कमाल है। फिर एक दिन जब रश्मि और अमित दोनों बाहर जाते हैं, तभी क्या बात है, पहली बार आप दोनों के साथ में दर्शन हो रहे हैं, वरना अमित भैया तो रश्मि भाभी को लेकर कहीं आते ही नहीं। अब क्या ही बोले, आज उनका मन हो गया, इसलिए हम साथ में आ गए, वरना ये तो मुझे कहीं बाहर लेकर ही नहीं जाते। वैसे भाभी, पहले आप साड़ियों में भी बहुत सुंदर लगती थी, और इन मॉडर्न कपड़ों में तो आप पहले से भी और ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाउ स्वीट विकी भैया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाभी। और अमित भैया, क्या हाल है? कुछ नहीं, चलो यहाँ से रश्मि। अब अमित की इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। फिर एक रोज जब अमित की चचेरी बहन युक्ति घर पर आती है, तभी रश्मि के बदले हुए रूप को देखकर वो भी एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या बात है भाभी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरी पहली वाली रश्मि भाभी ही हो। अब विश्वास कर लो कि मैं तुम्हारी रश्मि भाभी ही हूँ। वैसे सच कहूँ तो आप पहले साड़ी और कुर्तीस में भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो आप में एक अलग ही नूर आ गया है। और भैया, भाभी और आपको अगर साथ में खड़ा कर दिया जाए तो आप किसी भी एंगल से भाभी के पति नहीं लगोगे। इतना बदलाव आ चुका है भाभी में। बस कर युक्ति, कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है तेरा। अरे चिल भैया चिल, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। मजाक करना ही है तो ढंग के कर लिया कर, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अमित, अपनी छोटी बहन से बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ तो आप भी इसका तरीका देखिए ना। इस तरह से बात कर रही है ये मुझसे, कह रही है कि मैं रश्मि का पति नहीं लग रहा हूँ, और इसका मतलब यही है कि ये मुझे रश्मि से कम समझ रही है। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे आपके दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? अरे अमित, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? युक्ति तो बस मजाक कर रही थी, और तुम तो जानती ही हो ना कि ये जब भी यहाँ पर आती है मस्ती मजाक ही करती रहती है, तो तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो ये सब, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। जाने दो इसे, बोरा गया है ये लड़का। अब अमित की इनसिक्योरिटी चलन में बदलने लगती है। ये क्या रश्मि, ये इतनी सारी खरीदारी तुम किस खुशी में करके आई हो? ये सब मैंने नहीं खरीदा है अमित। फिर? ये सब मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। वो सिक्किम गया था ना घूमने, तो वहां से वो मेरे लिए ये सब लेकर आया है। ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? ये सारी चीजें अपनी उस बेवकूफ दोस्त को वापस कर दो। और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने पति के होते हुए दूसरे आदमियों से तुम ये सब सामान कैसे ले सकती हो? अरे इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? ज्यादा मत बोलो रश्मि, और अब से तुम ये मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़कर वही पुराने गवारों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दो, समझी कि नहीं? क्यों भला? पहले तो तुम मुझे इन्हीं कपड़ों में देखना चाहते थे ना।
तो अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरे ये मॉडर्न कपड़े पहनना खटकने लगा है? क्योंकि मुझे जलन होती है जब दूसरे लड़के तुम्हारी तारीफ करते हैं या फिर तुम्हारे आसपास रहते हैं। इसीलिए तुम अब से पहले जैसी थी वैसी ही रहा करो। बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता। आवाज नीचे अमित। मैं तुम्हारे अनुसार नहीं जीने वाली। ये मेरी जिंदगी है, तो मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं ये भी बस मैं ही डिसाइड करूंगी। तभी वहां पर स्वरूपा आती है। सही कह रही है रश्मि। अरे जब तो उस मोनिका की तारीफें करता था, उसके इतने करीब जाता था और उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था और उसके साथ हद से भी ज्यादा अच्छी तरह से पेश आता था, तो ये सब देखकर रश्मि को कैसे महसूस होता होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तूने? हाँ अमित, पर मुझे मोनिका से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सब में सारा कसूर तुम्हारा ही है। अगर तुम दूसरी औरत के पास जाओगे तो वो सही है, और किसी लड़की ने मुझे कुछ कह दिया तो तुम तो इतने तिलमिलाने लग गए। और नहीं तो क्या। अरे रश्मि को आज भी ये मॉडर्न कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये सब करने के लिए मैंने ही उसे कहा था। क्या? हाँ, ये सब हमारी एक रची रचाई चाल थी, तेरी अकल ठिकाने पर लाने के लिए। मैं जानती थी कि जब रश्मि मॉडर्न कपड़े पहनने लगेगी तब तेरा हाल क्या होगा, और वही हुआ जैसा कि हमने पहले ही सोचा था। और अब भी कोई वक्त नहीं बीता है। सुधर जाओ अमित, ये फालतू की हरकतें करना छोड़ दो। और हाँ, मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहना होगा, वरना मैं भी अगर अपने पर उतर आई तो मैं तुमसे भी ज्यादा अच्छे लोगों को पटा सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स पता है। देख अमित, हर बीवी रश्मि की तरह बिल्कुल नहीं होती। तू तो बच गया, वरना इसकी जगह पर अगर कोई और होती तो अभी तक तलाक लेने पर उतर आती वो, और फिर तुझे वो सब कुछ देना पड़ता जो ये कानूनी तौर पर तुझसे मांगती। शर्मिंदगी के कारण अमित सर झुकाकर वहां पर खड़ा रहता है, और फिर उस दिन के बाद से वो अपनी फालतू की हरकतें करना बंद करके रश्मि के साथ अच्छे से रहने लगता है और उसके पहले वाले पहनावे की इज्जत भी करने लगता है।